नमस्कार बच्चों, मैं दीपक शर्मा आपके सामने एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, कक्षा 12वीं का विषय वस्तु थी आव्यूह मैट्रिक्स। हमने उसमें पढ़ा था कि आव्यूह क्या होता है और आव्यूह कितने प्रकार का होता है। इस वीडियो में हम उससे आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे कि आव्यूह में संक्रियाएं किस प्रकार से काम करती हैं, लगाई जाती हैं। संक्रियाओं से मतलब है योग, व्यवकलन, गुणन और भाग दो आव्यूहों के मध्य किस प्रकार से कार्य करती हैं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए उत्साहवर्धन का काम करते हैं। तो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कि आव्यूहों में संक्रियाएं। दो आव्यूहों की संक्रिया। पहली संक्रिया है योग संक्रिया, अर्थात दो आव्यूहों का योग। दो आव्यूह ए और बी यदि समान कोटि के हैं, देखो पहली शर्त यहीं पे आ गई है, यदि दोनों आव्यूह समान कोटि के हैं तो उनका योग उसी कोटि का आव्यूह होगा। यदि वो समान कोटि के नहीं है तो आव्यूह का योग नहीं होगा। मतलब योग होने की पहली शर्त है समान कोटि का होना। दो आव्यूह समान कोटि के हैं तो हमें उसी कोटि का योग आव्यूह प्राप्त होगा और दो आव्यूहों के योग को हम a प्लस बी से प्रदर्शित करते हैं और हम लिखते हैं कि a प्लस बी बराबर बड़े ब्रैकेट के अंदर ए आई जे प्लस बी आई जे। यहां पर यह समझना है कि जिस पंक्ति और जिस स्तंभ का ए का अवयव होगा उसी पंक्ति उसी स्तंभ के बी के अवयव से जुड़ेगा और उसी पंक्ति उसी स्तंभ में आएगा। एक उदाहरण के माध्यम से हम दो मैट्रिक्स लेते हैं, दो आव्यूह हमने लिए हैं ए और बी। ए मैट्रिक्स जो है वो भी 2 गुणे 2 की है, बी मैट्रिक्स वो भी 2 गुणे 2 की है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों की कोटि समान है। जब दोनों समान कोटि के आव्यूह है इसका मतलब दोनों को जोड़ा जा सकता है। दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, तो हमें एक आव्यूह मिलेगा जो 2 गुणे 2 कोटि का होगा। तो हमने यहाँ पर 2 गुणे 2 कोटि का एक आव्यूह बना लिया। अब इसमें पहला अवयव कौन सा आएगा, तो पहला अवयव आएगा ए के पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव धन बी के पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, दोनों जुड़ करके कहां आएंगे, योग वाले आव्यूह के पहली पंक्ति और पहले स्तंभ पे आएंगे। इसी प्रकार ए का पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव बी के पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव के साथ जुड़कर योग वाले आव्यूह में पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाले स्थान पर आएगा। ठीक इसी प्रकार दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का ए का अवयव, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का बी का अवयव जुड़ करके योग वाले आव्यूह में दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ पर आएगा। ए का दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव, बी का दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव जुड़कर योग वाले आव्यूह में दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ पर आएगा। और इस प्रकार हम जब जोड़ लेते हैं तो हमें 2 धन 1 3 मिल जाता है, 3 धन 5 8 मिल जाता है, 4 धन 6 10 मिल जाता है और 5 धन 7 12 मिल जाता है और एक हमें 2 गुणे 2 की योग मैट्रिक्स या योग आव्यूह मिल जाता है। अगली संक्रिया है व्यवकलन संक्रिया। व्यवकलन संक्रिया क्या है, दो आव्यूहों का व्यवकलन। देखो योग में क्या शर्त थी, दो आव्यूहों का योग तब हो सकता था जब समान कोटि हो। व्यवकलन में भी वही शर्त लागू है, यदि वो आव्यूह समान कोटि के आव्यूह हैं तो ही व्यवकलन होगा और व्यवकलन उसी कोटि का आव्यूह प्राप्त होगा। व्यवकलन से उसी कोटि का आव्यूह प्राप्त होगा। यदि ये समान कोटि के आव्यूह नहीं हैं, यहां पर समान कोटि के आव्यूह नहीं है तो व्यवकलन भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। अर्थात
दो अवयव समान कोटि के होंगे तो उनका व्यवकलन a माइनस बी से प्रदर्शित होगा और हम लिखेंगे a माइनस बी बराबर aij माइनस bij। जो क्रिया हमने योग में की थी वही व्यवकलन में करेंगे, केवल योग के चिन्ह प्लस के स्थान पर व्यवकलन का चिन्ह माइनस रख देंगे। और एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। हमारे पास दो अवयव हैं a और b, जो दोनों समान कोटि के हैं, 2 गुणे 2 के हैं, उनको हमको घटाना है। हमने घटा दिया, हमें क्या मिला, पहले अवयव 2 में से पहले अवयव 1 को घटाया, दूसरे अवयव 3 में से दूसरे अवयव 5 को घटाया, तीसरे अवयव 4 में से 6 को घटा दिया, चौथे अवयव 5 में से चौथे अवयव 7 को घटा दिया और हमको एक अवयव 1 ऋण 2 ऋण 2 ऋण 2 प्राप्त हो गया। तीसरी संक्रिया है, एक इंपॉर्टेंट संक्रिया है, किसी अदिश राशि का अवयव से गुणा। अदिश राशि का अवयव से गुणा, यदि हमारे पास अवयव a है, a बराबर aij है और उसका हमको किसी अदिश राशि k से गुणा करना है तो उसका गुणा प्रत्येक अवयव में होगा। ये हमें ध्यान रखना है। अदिश राशि का जब किसी अवयव से गुणा करते हैं तो उस अदिश राशि का गुणा अवयव के प्रत्येक अवयव से होगा। इस गुणन को हम k इंटू a से प्रदर्शित करते हैं और हम लिख सकते हैं कि k इंटू a बराबर k इंटू aij या अंदर ब्रैकेट के अंदर k इंटू aij। एक उदाहरण हम सिंपल सा वही उदाहरण ले लेते हैं। हमने एक अवयव ले रखा है 2 3 4 5, 2 गुणे 2 कोटि का है और इसमें हम अदिश राशि 7 का गुणा कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा था कि अवयव प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। तो यहाँ देखो 7 का गुणा 2 से भी हुआ, 7 का गुणा 3 से भी हुआ, 7 का गुणा 4 से हुआ और 7 का गुणा 5 से हुआ। ये हमारा अवयव में गुणन कहलाता है अदिश राशि का। तो किसी अदिश राशि का किसी अवयव में जब हम गुणा करते हैं तो वो गुणा उस अदिश राशि का उस अवयव के सभी अवयवों से होता है। एक उदाहरण देख लेते हैं हम कि अदिश गुणन और योग कैसे होते हैं। तो हमारे पास एक उदाहरण है, प्रश्न है, सरल कीजिए cos थीटा, मैट्रिक्स है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा और प्लस sin थीटा इनटू मैट्रिक्स है sin थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा। इसको हमको हल करना है तो हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है एक सवाल जिसमें एक अदिश राशि है cos थीटा, उसका अवयव से गुणा है और फिर एक अदिश राशि sin थीटा, उसका एक दूसरे अवयव से गुणा है और फिर दोनों के बीच में जोड़ है। तो हमने सवाल को लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं, अदिश राशि के गुणे के नियम का प्रयोग करते हैं और क्या हो जाएगा, इस cos थीटा का गुणा अंदर किया तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया cos थीटा इंटू साइन थीटा, यहां पर ये क्या हो गया माइनस साइन थीटा से गुणा होगा तो माइनस साइन थीटा cos थीटा और cos का cos से गुणा हो तो cos स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से इस साइन थीटा का अंदर गुणा किया तो क्या हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब योग संक्रिया का पालन करें क्योंकि यहाँ पे दोनों अवयव जो है 2 गुणे 2 के हैं तो योग संक्रिया से क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा से जुड़ गया, cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा से जुड़ गया, माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा से जुड़ गया और साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा से जुड़ गया। अब हमने त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़ा था कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये 1 हो गया, ये कट गया cos थीटा साइन थीटा और cos थीटा माइनस साइन थीटा का गुणा जो है ये कट गया और हमारा यहाँ पे क्या हो गया 0 मिल गया, ये 1 मिल गया, ये माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा से कट गया 0 हो गया और ये अंत में 1 मिल गया। तो हमारी मैट्रिक्स कौन सी मिल गई, I2 की मैट्रिक्स या तत्समक अवयव हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। एक और सवाल हम देख लेते हैं। एक सवाल हमको दिया हुआ है कि हमें अवयव a ज्ञात करना है जबकि दिया हुआ है 2a माइनस 3b प्लस 5c बराबर 0 है, जहां b एक मैट्रिक्स है, अवयव है 2 गुणे 3 कोटि का -2 2 0 3 1 4 और c एक दूसरा अवयव है वो भी 2 गुणे 3 कोटि का है 2 0 -2 7 1 6।
हमें क्या दिया हुआ है हमने वो लिख लिया, b दिया हुआ है और c दिया हुआ है। अब हमें समीकरण दिया हुआ है 2a माइनस 3b धन 5c बराबर 0। तो यहां से हमको क्या मिल गया, 2a बराबर क्या मिल जाएगा 3b ऋण 5c, ये हमको मिल गया। हमने b और c का मान रख दिया, b और c का मान रख के हमने जब इसे हल करा तो हमें क्या मिल गया, हमें यहां से 2a का मान मिल गया। 2a का मान कितना मिल गया, तो ये हमें मिला -16, 6, 10, -26, -2 और -18। अब हमने क्या किया, 2 से भाग दे दिया, 2 से भाग दे दिया तो कितना मिल गया, हमें ये मिल गया a का मान, और a बराबर हमें प्राप्त हो गया -8, 3, 5, -13, -1 और -9, और इसकी कोटि क्या है 2 गुणे 3 कोटि का एक आव्यूह हमें प्राप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे कि आव्यूहों का योग किन किन नियमों का पालन करता है। तो आव्यूहों का योग किन नियमों का पालन करता है, सबसे पहला नियम है क्रम विनिमय नियम। आव्यूहों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात यदि a और b दो समान कोटि m गुणे n वाले आव्यूह हैं तो a प्लस b बराबर होगा b प्लस a के। किस प्रकार से होता है इसको देख लेते हैं हम। यदि हमने मान लिया कि a प्लस b है तो हम क्या लेंगे, आव्यूहों में जोड़ेंगे aij प्लस आव्यूह bij। दोनों को जोड़ने पर हमने योग के नियम से देखा था, हमको क्या मिल गया था, एक आव्यूह मिला था जिसमें aij प्लस bij के रूप का होगा। aij प्लस bij को संख्याओं के योग क्रम विनिमय नियम से हम क्या लिख सकते हैं, संख्याओं के योग क्रम विनिमय नियम से हम उसको पलट सकते हैं और हम लिख सकते हैं bij प्लस aij। योग नियम से, आव्यूह के योग नियम से क्या हो जाएगा, bij प्लस aij को अलग अलग लिख लें तो ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि आव्यूह bij प्लस आव्यूह aij। bij b के बराबर था, aij a के बराबर था, तो हमारा सिद्ध हो गया कि आव्यूहों का योग जो है a प्लस b बराबर b प्लस a होता है, अर्थात क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दूसरा नियम है साहचर्य नियम, मतलब समान कोटि m गुणे n वाले किन्हीं भी तीन आव्यूहों की बात की है, कौन कौन से हैं, a बराबर aij, b बराबर bij और c बराबर cij के लिए a और b को पहले जोड़ें प्लस c करें, या पहले b प्लस c कर लें और फिर a प्लस करें, दोनों बराबर होंगे। कैसे होते हैं हम ले लेते हैं, एक बार लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, हमने a प्लस b प्लस c ले लिया, a प्लस b प्लस c ले लिया तो मैट्रिक्स a को बाहर रखा, प्लस ब्रैकेट के अंदर दो आव्यूहों b और c को जोड़ दिया, bij प्लस cij। योग आव्यूहों के योग नियम से क्या हो गया, a मैट्रिक्स बाहर रह गया प्लस b और cij, bij प्लस cij आव्यूह जुड़ करके एक अवयव हो गया। अब अगर हमने किया तो क्या हो गया, फिर से आव्यूहों का योग नियम लगा दिया तो हमें अंदर एक आव्यूह मिल गया, वो मिला हमको aij प्लस ब्रैकेट के अंदर bij प्लस cij का। संख्याओं के साहचर्य नियम से क्या हो गया, हमने संख्याओं का साहचर्य नियम पढ़ा हुआ था कि किन्हीं भी दो संख्याओं को पहले जोड़ करके बाद में तीसरी संख्या को जोड़ सकते हैं। तो हमने अब क्या किया, पहले की दो संख्याएं aij और bij को ब्रैकेट के अंदर कर लिया और प्लस करके cij को बाहर कर दिया। अब साहचर्य नियम तो हो गया, अब किस नियम से, आव्यूहों के योग नियम से हम इनको दो अलग अलग आव्यूहों के रूप में लिख सकते हैं। तो पहले आव्यूह को हमने ब्रैकेट के अंदर रख दिया aij प्लस आव्यूह bij ब्रैकेट के अंदर हो गया और आव्यूह cij ब्रैकेट के बाहर हो गया। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर a प्लस b प्लस ब्रैकेट के बाहर c। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आव्यूहों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। आव्यूहों के योग का अगला नियम है वितरण नियम। वितरण नियम यह कहता है कि यदि दो आव्यूह a और b, a बराबर aij और b बराबर bij समान कोटि m गुणे n वाले आव्यूह हैं और k एक अदिश राशि है, तब k a प्लस b बराबर ka प्लस kb, अर्थात
दोनों अवयवों a और b को जोड़कर उसमें अदिश राशि k का गुणा करें, या अवयव a में अदिश राशि k का गुणा करें, फिर अवयव b में अदिश राशि k का गुणा करें और उसके पश्चात दोनों को जोड़ें तो भी दोनों बराबर होते हैं। यही है वितरण नियम। अगला नियम है योज्य तत्समक। ये नियम थोड़े से ध्यान में रखने हैं। योज्य तत्समक का मतलब है कि यदि कोई अवयव a बराबर aij जिसकी कोटि m गुणे n है हो, तब एक शून्य m गुणे n कोटि वाला अवयव होगा। कैसा होगा कि a धन शून्य, a में शून्य को जोड़ें या शून्य में a को जोड़ें, हमें मूल अवयव a प्राप्त हो, तो हम ये कहते हैं कि यह शून्य अवयव क्या होगा, योग संक्रिया का तत्समक अवयव होता है। तब हम कहते हैं कि शून्य अवयव योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव होता है। अगला अवयव योज्य प्रतिलोम अवयव। यदि x और a, यहां पर देखिए सिंपल सा है, यदि x और a एक ही कोटि m गुणे n के अवयव हैं, तब इस प्रकार से हैं कि a धन x बराबर शून्य, मतलब योज्य तत्समक मिले। ठीक है, मतलब दोनों अवयवों समान कोटि के और दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है, योज्य तत्समक मिल रहा है। शून्य हो तो अब हम ये कहते हैं कि x बराबर माइनस ऑफ a को उधर ले गए और ऋण चिन्ह को लगा दिया तो x बराबर माइनस a हो गया। इसको a का योज्य प्रतिलोम या ऋण अवयव कहते हैं, अर्थात a प्लस माइनस a बराबर 0। योज्य प्रतिलोम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसको जोड़ने पर योग कितना हो गया, शून्य हो गया, इसलिए हम इसको a का योज्य प्रतिलोम कहते हैं। अगला अवयव है, अगला नियम है निरसन नियम। निरसन नियम ये कहता है कि यदि a, b और c तीनों समान कोटि के अवयव हैं, कोटि कितनी है, m गुणे n, समान कोटि के अवयव हैं, और a प्लस b बराबर a प्लस c है। ध्यान देना है, पहली चीज तीनों समान कोटि के अवयव हैं, a b c समान कोटि के अवयव हैं, और a प्लस b बराबर a प्लस c है, तब a कट जाएगा, मतलब निरस्त हो जाएगा, और b बराबर c होगा। इसीलिए हम इस नियम को क्या कह रहे हैं, निरसन नियम कह रहे हैं। ठीक है, अगला नियम है अवयवों का रैखिक संचय। ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको हमको आगे यूज भी करना है, एक एग्जाम्पल भी आएगा इसका। तो सबसे पहले हम देखते हैं अवयवों का रैखिक संचय। यदि a और b दो समान कोटि के अवयव हैं और c1 और c2 दो अदिश राशियां हैं, तब c1 गुणे a प्लस c2 गुणे b को अवयव a और b का रैखिक संचय कहते हैं। रैखिक संचय मतलब दोनों में किसी ना किसी अदिश का गुणा करके जोड़ दिया है, इसे हम क्या कहते हैं, रैखिक संचय कहते हैं। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं। अब हम एक सवाल देखते हैं, सवाल के माध्यम से रेखीय संचय को समझने की प्रयास करते हैं। हमारा सवाल है कि अवयव 7, 6, 15, 14 को अवयव 2, 5, 7, 6 और अवयव 3, ऋण 4, 1, 2 के रेखीय संचय के रूप में व्यक्त कीजिए। हम इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले ये मान लेते हैं कि x और y दो स्वेच्छ अचर है। स्वेच्छ अचर मतलब हमने अपने मन से कोई सा भी अचर लिया हुआ है। तब रैखिक संचय की परिभाषा से क्या हो जाएगा, 7, 6, 15, 14 अवयव बराबर होगा x गुणे अवयव 2, 5, 7, 6 धन y गुणे अवयव 3, ऋण 4, 1, 2। ये हमारा रेखीय संचय के रूप में हो गया। अब हम इसको अगर हल करें तो x का गुणा क्या होगा, गुणा रेखीय गुणन से क्या हो जाएगा, सब में हो जाएगा, तो यहाँ पे सब में कर दिया, 2x, 5x, 7x और 6x। इसी प्रकार से y का गुणा सब में हो जाएगा, तो 3y, ऋण 4y, 1y और 2y। फिर दोनों क्या होगा, योग के नियम से जुड़ गए तो 2x धन 3y
5x ऋण 4y, 7x धन y और 6x धन 2y हो गया। चूंकि ये समान समुच्चय हैं, अतः समान समुच्चय की परिभाषा से क्या होगा, 7 बराबर क्या हो जाएगा 2x धन 3y, 6 बराबर 5x ऋण 4y, 15 बराबर 7x धन y और 14 बराबर 6x धन 2y। अब इसको हल करने पर तो हमने सबसे पहले ले लिया 2x धन 3y बराबर 7, तो यहां से क्या हो गया 2x बराबर 7 ऋण 3y या x बराबर 1/2 7 ऋण 3y। अब इसको हम मान को रख दें किसमें, समीकरण 2 में। 2 क्या है 5 गुणे x की जगह पर रखा हमने 1/2 7 ऋण 3y ऋण 4y बराबर 6। इस 2 का गुणा कर दें तो ये हो गया 7 का 5 का गुणा अंदर किया तो 5 7 35 ऋण 15y और 2 का गुणा किया तो ऋण 8y बराबर 6 दूनी 12, 15 और 8 23 तो ऋण 23y बराबर ऋण 23, तो 23 रख दिया तो y का मान आ गया y बराबर 1। y का मान यहां पर रख दिया हमने तो x बराबर कितना आ गया 1/2 7 ऋण 3, तो x बराबर आ गया 2। अतः हम 7, 6, 15 और 14 के अवयव को रेखीय संचय में किस प्रकार से बदल सकते हैं, तो रेखीय संचय होगा 2 गुणे पहला अवयव 2 5 7 6 धन 1 गुणे दूसरा अवयव 3 ऋण 4 1 2। अगली संक्रिया है गुणन संक्रिया, अवयवों का गुणन। दो अवयवों का गुणन क्या है, तो यदि a बराबर aij m गुणे n कोटि और b बराबर bj के n गुणे p कोटि के दो अवयव हैं, तो इन अवयवों का गुणनफल m गुणे p कोटि का एक अवयव c बराबर ci के होगा। गुणन के लिए हमें जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो गुणे के पहले का अवयव है a, उसमें स्तंभों की संख्या कितनी है n, बाद वाले अवयव b के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है तो गुणा संभव नहीं होगा। मतलब गुणे के लिए एक और एकमात्र शर्त है कि दो अवयवों का गुणा तभी संभव है जब पहले गुणे के पहले के अवयव में स्तंभों की संख्या गुणे के बाद के अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तो ही गुणा होगा। और गुणनफल कितना आएगा, गुणनफल पहले अवयव के पंक्तियों की संख्या मतलब m गुणे बाद वाले अवयव के स्तंभों की संख्या p की कोटि का होगा। तो हम यहाँ पे देखें तो हमारा गुणनफल किस कोटि का मिल रहा है, m गुणे p कोटि का मिल रहा है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि दो अवयव a जो कि m गुणे n कोटि का है और b जो कि n गुणे p कोटि का है, दोनों का गुणा करने पर हमें एक तीसरा अवयव c m गुणे p कोटि का प्राप्त होता है। या हम इसे भी कहते हैं कि c बराबर m गुणे p बराबर a m गुणे n गुणे b n गुणे p। या इसे हम इस प्रकार से भी लिखते हैं कि ci के बराबर aij गुणे bj के। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से ये गुणा हम करते हैं, है ना। हमने एक अवयव लिया हुआ है, हमने दो अवयव लिए हैं। एक अवयव a है जिसकी कोटि 2 गुणे 3 है, दूसरा अवयव b है जिसकी कोटि 3 गुणे 2 है। अवयव a का अवयव b से गुणा करना है। तो गुणन के लिए सबसे आवश्यक शर्त क्या है कि अवयव a में स्तंभों की संख्या अवयव b में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अवयव a में स्तंभों की संख्या कितनी है 3, अवयव b में पंक्तियों की संख्या कितनी है 3, अर्थात ये दोनों बराबर हैं तो इनका गुणा हो जाएगा। और गुणा होने पर गुणनफल कितना प्राप्त होगा, इन दोनों संख्याओं का इन दोनों अवयवों का गुणा करने पर जो प्राप्त अवयव होगा उसकी कोटि कितनी होगी 2 गुणे 2 की होगी। 2 गुणे 2 की होगी, कैसे होगी ये देख लेते हैं। तो हमने दो उदाहरण के लिए दो अवयव लिए हैं, a जो कि पहला है 2 गुणे 3 कोटि का और दूसरा अवयव b है जो 3 गुणे 2 कोटि का है। जब हम इनका गुणा कर रहे हैं तो चूंकि हमने ये देखा है कि a में स्तंभों की संख्या b में पंक्तियों की संख्या के बराबर है,
तो ये तो दोनों कट गए। अब बचा क्या, ए में पंक्तियों की संख्या और बी में स्तंभों की संख्या। तो ए में पंक्तियों की संख्या 2 गुणे बी में स्तंभों की संख्या 2, तो 2 गुणे 2 कोटि का हमें अवयव मिल गया। 2 गुणे 2 कोटि का अवयव हमें ये मिल गया। इसमें 4 अवयव हैं, 1 अवयव, 2 अवयव, 3 अवयव और 4 अवयव। अब पहला अवयव क्या कहता है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। पहला अवयव क्या कहता है आपको, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। जब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ की बात हो रही है तो पंक्ति किसकी है, ए की। तो यहाँ पे ए की पंक्ति R1 गुणे सी ए बी का स्तंभ C1, पहला अवयव हो गया। दूसरा अवयव ए की पंक्ति R1 गुणे बी का स्तंभ C2, दूसरा स्तंभ ना, तो बी का स्तंभ C2। तीसरा अवयव क्या होगा, ए की पंक्ति दूसरी वाली तो R2 गुणे बी का स्तंभ कौन सा, पहला स्तंभ, तो वो हो गया C1। इसी प्रकार से चौथा अवयव ए की पंक्ति, कौन सी पंक्ति है, कौन से अवयव में चले हम, 2 में, तो ए की पंक्ति दूसरी वाली तो R2 और बी का स्तंभ दूसरा वाला तो C2। इसी को अगर हम और अच्छे से देखें तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब ए का पहली पंक्ति क्या है, ये देखो ए की पहली पंक्ति ABC, तो यहां पे हमने लिख लिया पहली पंक्ति ABC। इसका गुणा किससे कर रहे हैं, गुणा बी का पहला स्तंभ क्या है PRY, तो पहला स्तंभ PRY, ABC का गुणा PRY से। फिर दूसरा अवयव R1 C2 है ना, तो R1 क्या हो गया ABC और C2 क्या है QXZ, तो C2 हमने लिख लिया QXZ। यहां पर R2 क्या है DEF, तो R2 DEF गुणे पहला अवयव PRY, तो पहला अवयव PRY। R2 DEF गुणे C2 क्या है QXZ, तो यहां पर QXZ। अब इसका गुणा करके हम कैसे लिखते हैं, तो हम देखो क्या करते हैं, अब पहली पंक्ति का पहला अवयव तो A का गुणा पहले स्तंभ के अवयव पहले अवयव से P से, B का गुणा R से और C का गुणा Y से, और इन तीनों के बीच में प्लस का निशान, तो क्या हो गया AP प्लस PR प्लस CY। इसी प्रकार यहाँ पे AQ प्लस BX प्लस CZ, यहाँ पे देख लो AQ प्लस BX प्लस CZ। यहाँ पे DP प्लस ER प्लस FY, तो यहाँ पे आ गया DP प्लस ER प्लस FY। यहाँ पे DQ प्लस EX प्लस FZ, तो DQ प्लस EX प्लस FZ। तो इस प्रकार से हम गुणा कर सकते हैं। अब हम और सिंपली तरीके से इसको अगर देखें तो हमारे पास कुछ चीजें प्राप्त होती हैं। हमने एक और उदाहरण लिया हुआ है। अब हमारे पास अवयव जो है वो किस तरह का है, अवयव हमारे सिंगल अवयव के रूप में है। सिंगल अवयव के रूप में है तो हमने किस प्रकार लिया है, A बराबर ABC जो 1 गुणे 3 है, मतलब ये एक पंक्ति अवयव है, और B बराबर XYZ ये एक स्तंभ अवयव है। इन दोनों का हमको गुणा करना है, तो सिंपल सा गुणा हो जाएगा। अभी हमने आपको जो बताया वही गुणा यहाँ पे भी हो रहा है। A का गुणा X से धन B का गुणा Y से धन C का गुणा Z से, और ये हमें 1 गुणे 1 का मैट्रिक्स मिल गया। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। हम ये देख रहे हैं कि A कौन सा है, 2 गुणे 3 कोटि का मैट्रिक्स है, B 2 गुणे 3 कोटि का मैट्रिक्स है। अब हमको इसका गुणा करना है, आप इसको करके देख सकते हैं। एक सवाल के माध्यम से हम गुणे को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। हमारा सवाल है 2 अवयव A और B का गुणा करना है। A का अवयव A की कोटि 3 गुणे 2 की है और अवयव B की कोटि 2 गुणे 3 की है। तो जब हमें गुणा करना है तो हमको गुणे के लिए शर्त क्या है कि अवयव A में स्तंभों की संख्या अवयव B में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो हमारे अवयव A में की कोटि क्या है, 2 गुणे 3, मतलब स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, 2, और अवयव B की कोटि है 2 गुणे 3, मतलब पंक्तियों की संख्या 2 हो गई। दोनों बराबर हैं, अतः अवयव A का अवयव B से गुणा हो सकता है। और गुणनफल किस कोटि का मिलेगा, गुणनफल मिलेगा A के पंक्तियों की संख्या गुणे B के स्तंभों की संख्या का। तो A गुणे B का गुणनफल की जो अवयव की कोटि होगी वो होगी 3 गुणे 3।
अवयव की कोटि 3 गुणे 3 है, तो a गुणे b बराबर क्या होगा, हम लिख लेते हैं अपने अवयवों को, दोनों अवयव लिख लिया और गुणे का निशान लगा लिया। अब हमें गुणा करना है, तो हमारी कोटि क्या है, 3 गुणे 3 की है, तो पहला अवयव a11 मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति क्या है 2 7, इसका पहला स्तंभ क्या है 1 0, तो 2 7 का 1 0 से गुणा, तो 2 का 1 से गुणा धन 7 का 0 से गुणा, ये पहला अवयव बन गया। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति 2 7, दूसरा स्तंभ ऋण 1 3, तो 2 गुणे ऋण 1 धन 7 गुणे 3। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ क्या है 2 4, तो 2 गुणे 2 धन 7 गुणे 4। अब क्या आ गया, अब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति क्या है ऋण 1 और 1 और पहला स्तंभ 1 0, तो ऋण 1 गुणे 1 धन 1 गुणे 0। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ऋण 1 गुणे ऋण 1 धन 1 गुणे 3। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ऋण 1 गुणे 2 धन 1 गुणे 4। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति में क्या है 5 गुणे 4, 5 और ऋण 4, तो 5 और ऋण 4 का गुणा किससे होगा 1 0 से, तो 5 गुणे 1 धन ऋण 4 गुणे 0। दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो 5 गुणे ऋण 1 धन ऋण 4 गुणे 3। तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 5 गुणे 2 धन ऋण 4 गुणे 4। और इसको जब हम हल करते हैं, तो हमें हल करने पर मिलता है धन 2 धन 0, ऋण 2 धन 21, 4 धन 28, ऋण 1 धन 0, 1 धन 3। और इसको जब हम हल करते हैं, तो हमें एक 3 गुणे 3 की मैट्रिक्स मिलती है, जिसके पहली पंक्ति के अवयव हैं 2 19 और 32, दूसरी पंक्ति के अवयव होते हैं ऋण 1 4 2, तीसरी पंक्ति के अवयव होते हैं 5 ऋण 17 और ऋण 6। इस प्रकार से हम गुणा की संक्रिया को कर सकते हैं। एक प्रश्न और ले लेते हैं हम। यहां पर हमें a दिया हुआ है, 3 गुणे 3 का एक वर्ग अवयव है, तो हमें ज्ञात करना है a² माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है a बराबर क्या है एक वर्ग अवयव है, तो इसका गुणन हम स्वयं से कर सकते हैं, इसलिए हम a² निकालेंगे। a² बराबर क्या होता है a गुणे a, तो हमने a को 2 बार लिख लिया, 2 0 1 2 1 3, 1 ऋण 1 0 गुणे 2 0 1 2 1 3, 1 ऋण 1 0। गुणा करते हैं हम, गुणे का नियम प्रयोग करते हुए पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का मान क्या होगा, तो पहली पंक्ति 2 0 1 का गुणा 2 2 1 से कर दिया, तो ये होगा 2 गुणे 2 धन 0 गुणे 2 धन 1 गुणे 1। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 गुणे 0 धन 0 गुणे 1 धन 1 गुणे ऋण 1। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 2 गुणे 1 धन 0 गुणे 3 धन 1 गुणे 0। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो 2 गुणे 2 धन 1 गुणे 2 धन 3 गुणे 1, ये दूसरी पंक्ति हो गई और इसका पहला स्तंभ से गुणा हो गया। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो इसका गुणा कर दो, 2 गुणे 0 धन 1 गुणे 1 धन 3 गुणे ऋण 1। दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का गुणा किया, तो 2 गुणे 1 धन 1 गुणे 3 धन 3 गुणे 0। तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति का गुणा किया, तो 1 गुणे 2 धन ऋण 1 गुणे 2 धन 0 गुणे 1। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 गुणे 0 धन ऋण 1 गुणे 1 धन 0 गुणे ऋण 1। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 गुणे 1 धन ऋण 1 गुणे 3 धन 0 गुणे 0। इस गुणे को हल कर लें, हल करने पर हमें a का वर्ग का मान मिल गया। a वर्ग का मान कितना हो गया, 5 ऋण 1 2 पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में 9 ऋण 2 5 और तीसरी पंक्ति में 0 ऋण 1 और ऋण 2। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें a² ऋण 5a प्लस 6i पे मान रख देना है। तो a² रख दिया, ऋण 5a रख दिया, धन 6i। i कितना होता है, एकांक या तत्समक अवयव है, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इसको हमने नियमों का प्रयोग करके हल कर लिया। हल करने पर हमें कितना मिला, 1 ऋण 1 ऋण 3 ये पहली पंक्ति में मिल गया,
ऋण 1, ऋण 1, ऋण 10 ये दूसरी पंक्ति में मिल गया और ऋण 5, 4 और 4 ये तीसरी पंक्ति में मिल गया। इस प्रकार से हमें a² - 5a + 6i का मान ज्ञात हो गया। आशा करता हूं कि आपको आव्यूह में संक्रियाओं का पूरा वीडियो समझ में आया होगा और अब आप इसका उपयोग करके आसानी से आव्यूह में संक्रियाएं मतलब योग, घटाना और अदिश राशि का आव्यूह में गुणन या दो आव्यूहों का गुणन कर आसानी से कर सकते हैं और इससे संबंधित सवालों का अभ्यास कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे परिवर्त आव्यूह क्या होता है, सममित और विषम सममित आव्यूह क्या होते हैं और प्रतिलोम आव्यूह क्या होता है तथा समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे वीडियो को पसंद करने के लिए धन्यवाद।